हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम समास से संबंधित जो समस्या है कि किसी भी शब्द का हम समास निर्धारण कैसे करें, उस पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि इस संबंध में हम समास की जब व्याख्या कर रहे थे और समास के जो प्रत्येक भेद पे हम बात कर रहे थे, उसमें हमने बखूबी इस समस्या का बखान किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर, जो समाज से संबंधित वीडियो है, उसको देखकर अपनी समस्या का निराकरण करें। लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, तो आज हम सम्मिलित रूप से उस समस्या पे हम बात करने वाले हैं। और वो समस्या है कि कोई भी शब्द को देखकर हमें समास का निर्धारण करना है, वो शब्द किस समास के उदाहरण है। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, इससे हमको ये निर्धारित करना है कि वह कौन सा समास है। एक तरफ आप समास की सारी परिभाषाओं को, सारे भेद को एक तरफ रखिए, उसके बाद आप इन शब्दों को देखिए, उनका विग्रह कीजिए, उनके बाद समास का निर्धारण करेंगे। आप मेरे साथ चलिए, हम इनका विग्रह करते हैं और देखते हैं कि आप कितना आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग हमने दिया है, समास विग्रह करना सीखिए। आज हम इसी पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है परोक्ष। यह कौन सा समास है? तो आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि किसी भी शब्द का समास निर्धारण करने से पहले आप उनका विग्रह कीजिए, उसके बाद समास निर्धारण कीजिए, क्योंकि समास निर्धारण करने का यही तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे परोक्ष एक शब्द है, ठीक है दोस्तों। परोक्ष का मतलब क्या होता है? आंख के सामने, ये तो मतलब है। अक्षी के परे, सॉरी सामने नहीं, पीछे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? परोक्ष मतलब अक्षी के परे। तो इस तरह का विग्रह जो किया जाता है, वह अव्ययी भाव समास का विग्रह किया जाता है। अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब दूसरा है परोपकार। यह कौन सा समास होता है, वो देखते हैं। परोपकार का क्या होता है? दूसरे का उपकार करना परोपकार कहलाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पर का उपकार, तो का है, ठीक है। हालांकि यहां भी के है, लेकिन यह परोक्ष शब्द आप अव्ययी भाव समास लिखिए, या आप काके की वाला जो तत्पुरुष समास है वो भी लिखेंगे तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? का आ गया, कारक चिन्ह आ गया। ये कौन सा हो गया भाई? तत्पुरुष समास। और वह कौन सा है? आप जान रहे हैं, संबंध तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी, इसका अर्थ क्या है? गगन को चूमने वाला। कौन होता है? चिड़िया तो गगनचुंबी होते, इमारत गगनचुंबी होता है। तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यह कौन सा समास हो जाएगा भाई? यह भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वह कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है। स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त किसे कहते हैं? मृत्यु हो जाना किसी की, उसे स्वर्ग प्राप्त कहते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये स्वर्ग प्राप्त क्या है? इसका विग्रह कीजिए, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। तो को है, कारक चिन्ह है, ये भी तत्पुरुष समास होगा, लेकिन को कर्म का चिन्ह है, तो कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कह सकते हैं आप। रसोई घर। रसोई घर किसे कहते हैं? जहां खाना बनता है, रसोई के लिए घर या रसोई का घर, कुछ भी कहिए आप। तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। यह कौन सा होगा भाई? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और के लिए है तो कौन सा होगा? संप्रदान
जो है कि तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन आप इनका एक विग्रह इस तरह भी कह सकते हैं, रसोई का घर। तो ऐसी स्थिति में यह क्या होगा, का है, तत्पुरुष समास होगा, लेकिन वह संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है। गौशाला, तो गो क्या है, जहां पे गाय बनती है, गाय रहने के घर को गौशाला कहते हैं। शाला मतलब घर। ठीक है। तो इसका भी संधि विच्छेद कहते हैं। समास विग्रह कीजिए, गो के लिए शाला। ठीक है। या गो का शाला, दोनों क्या हो गया, तत्पुरुष समास। लेकिन एक क्या हो जाता, के लिए है, वह चतुर्थी हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। और दूसरा क्या हो जाएगा, का है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। गंगा का जल, गंगा जल है, गंगा के लिए जल या गंगा का जल, इस तरह का दो विग्रह तो आप कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, गंगा का जल, या कह सकते हैं गंगा के लिए जल। आप विग्रह कुछ तरह भी कीजिए, उस आधार पे हो जाएगा। यह तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा हुआ, का है, संबंध तत्पुरुष हो गया। के लिए है, तत्पुरुष हुआ, लेकिन के लिए कौन होगा, चतुर्थी यानी संप्रदान। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश सेवा, देश सेवा, देश की सेवा, देश के लिए सेवा, कुछ भी होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देश के लिए सेवा, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। के लिए है, सुसंप्रदान। दानवीर, इसको होगा दान में वीर, दान से वीर। दान में वीर चूंकि कारक का है, विभक्ति चिन्ह है में, तो ये कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। अभी सारा तत्पुरुष हो रहा है। ठीक है दोस्तों। में है तो क्या होगा, अधिकरण। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। दान से वीर, ये भी तत्पुरुष होगा, लेकिन क्या है, से दो होता है, करण से भी होता है, अपदान से भी होता है। तो इसमें देखिए आप एक जुड़ाव का बोध हो रहा है, करण से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, तृतीया कहें या करण से कहें। तीसरा कंफ्यूजन दूर हो रहा है दोस्तों। तो हम चाहेंगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम कुछ शब्द पे और हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, कुछ और शब्द हमने लिखा है, उससे हमें समास का निर्धारण करना है। ठीक है। तो आइए आगे देखिए। एक शब्द है पाप पुण्य। तो आप द्वंद्व समास में आप देखिए तो ज्यादा हाइफन होता है, दो शब्दों के बीच डैश का निशान होता है। तो ऐसी स्थिति में तो ऐसे देखते हैं, पहचान लेंगे कि यह द्वंद्व समास है। ठीक है। लेकिन द्वंद्व समास ऐसे नहीं लिखेंगे, उनका विग्रह करना होगा, तभी द्वंद्व समास होगा। अब आइए उनका विग्रह करते हैं, पाप पुण्य। तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, पाप और पुण्य। आप कुछ भी लिख सकते हैं, और अथवा, चलो एक बार लिख देते हैं, और या अथवा या तथा। ठीक है। इस तरह कुछ लिखिए। पुण्य, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। चार थे द्वंद्व। ठीक है। महाकाव्य, इसका क्या मतलब होता है, वह काव्य जो महान है उसे महाकाव्य कहा गया।
लेकिन हमें यह स्पष्ट करना है कि कौन सा समास है। अब देखिए इनका विग्रह करना है। महान है जो काव्य, तो इस तरह विग्रह जब हम करते हैं वह कौन सा समास होता है दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। या इसका इस तरह भी हम विग्रह करें, महान है काव्य जिसका, इस तरह अगर विग्रह करें तो वो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। देख रहे हैं एक ही शब्द है, उसका विग्रह अलग अलग हो रहा है तो अलग समास हो जा रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट शब्द नवरत्न। इनका विग्रह हम करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा समास होता है। पहला तो संख्या है, जो संख्यावाची है, तो इसको क्या लिख देंगे? नव रत्नों का समाहार, या लिख दीजिए समूह, या लिख दीजिए संघ। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह विग्रह आप करते हैं तो यह क्या हो जाएगा? संख्या पूर्वो द्विगु। कौन सा समास हो जाएगा भाई? द्विगु समास। इस तरह में विग्रह एक और तरह से होगा, नव है रत्न जिसके, इस तरह अगर विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, एक और विग्रह हम करते हैं, नव है जो रत्न। इस तरह अगर विग्रह करेंगे वह कौन सा हो जाएगा भाई? कर्म धारय समास। आप देख रहे हैं दोस्तों कि एक ही शब्द कई समास के लिए हो जा रहा है। एक तो देखिए ये, अब क्लियर हो जाएगा। नवरत्न 3 समास का उदाहरण हो गया, लेकिन शर्त क्या है? उसका विग्रह आपको उस तरह करना होगा कि वह कौन सा समास का है, आप किस समास में उसे गिनना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर। यह हो गया नवरत्न, द्विगु समास में हो गया, बहुव्रीहि समास में हो गया और कर्मधारय समास हो गया। अब दिगंबर में आते हैं कि यह दिगंबर कौन सा समास है। ठीक है, दिगंबर का आप समास विग्रह कीजिए। दिगंबर क्या करेंगे? दिक् है अंबर जिसके, अगर इस तरह आप विग्रह करते हैं तो कौन सा समास हो जाएगा? क्योंकि लास्ट में एक चीज देखिए, जिसके या जो इस तरह का शब्द रहे वह बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, एक और विग्रह कीजिए। दिक् है दिक् है जो अंबर, इस तरह कीजिए, दिक् है जो अंबर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने इसका 2 व्याख्या किया और वह 2 समास का निर्धारण किया। ठीक है, अब आइए दशानन। जब आप समास
की परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने दशानन शब्द का कई तरह उपयोग किया था, कई समास में इसके लिए हमने उदाहरण के रूप में इसे लिया था। लेकिन यहाँ हम एक साथ ही इसका हम समास निर्धारण करेंगे वह कौन कौन से समास के अंदर आ रहा है। पहले तो 10 संख्या है, 10 आननों का समाहार, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाची है, संख्या पूर्वक द्विगु समास। एक और लेते हैं 10 आनन, 10 है आनन जिसके ऐसी स्थिति में आए वह कौन सा होगा भाई? बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक और इनका लीजिए, 10 है जो आनन, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वो कर्मधारय समास। कोई डाउट नहीं दोस्तों? कर्मधारय। अब देख लीजिए कि दशानन शब्द जो है वो 3 समास के लिए मान्य हो गया, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप उस तरह इनका व्याख्या करेंगे, विग्रह करेंगे। अब आइए नेक्स्ट है वीणा पानी। देखते हैं वीणा पानी कौन से समास का उदाहरण है। एक वेण, एक इस तरह विग्रह कीजिए, वीणा है पानी में जिसके, चूंकि होता है कि जब विग्रह आप कर रहे हैं और जिसके लास्ट में आ रहा है तो सीधा पकड़ लेना है कि वो क्या है? बहुव्रीहि समास हो गया। इस तरह कहेंगे। और एक और कीजिए, पीना है जो पानी में, सॉरी पानी में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि कोई भी शब्द किसी निश्चित रूप से किसी समास का वह उदाहरण नहीं है जब तक कि आप उनका उस तरह विग्रह नहीं करते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी शब्द किस समास का है, तो इसको जानने से बेहतर है और ज्यादा जरूरी है कि उस शब्द को किसी समास के अंदर उसका उदाहरण के रूप में बताने के लिए उसका विग्रह उस रूप में करना जरूरी है। अब अगर इस तरह कर देंगे 10 आनन का 10 आननों का समाहार वो बहुव्रीहि कर देंगे तो गलत हो जाएगा, या 10 है आनन जिसके द्विगु बता देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो आप विग्रह उस तरह कीजिए वो समास होगा। देख रहे हैं 10 आनन, 10 आननों का समाहार या समूह या मिलन जो भी है वो द्विगु समास हो रहा है। 10 है आनन जिसके, अर्थात वह कौन? रावण, किसी अन्य का बोध करा रहा है तो बहुव्रीहि समास। आगे फिर 10 है जो आनन, अर्थात इसी का बोध करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कर्मधारय समास हो गया। इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब आपको समाज से संबंधित समस्या ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।